ऑल्टरनेटिंग करंट हमने ये पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसकी जनरल इक्वेशन देखी थी। इसमें देखो कि हम इसमें मेन जो है क्वेश्चन आते हैं वो सर्किट्स पे आता है। फर्स्ट सर्किट आर सर्किट, पहले भी हम आर सर्किट पढ़ चुके हैं बट उस केस में वहाँ पे कौन सी थी, डीसी वोल्टेज थी, अब क्या है एसी, तो उस केस में डिस्कशन अलग होगा। सी सर्किट, एल सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, और सेवेंथ होगा एलसीआर सर्किट। ठीक है, 7 सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अगर ये 3 सर्किट समझ में आ जाते हैं अच्छे से तो बाकी के समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 3 इनकी बातें याद रखनी है सबकी, हर एक के बारे में 6 बातें होंगी, 6 इसके बारे में, 6 इसके बारे में, 6 इसके बारे में। अगर ये 18 की 18 बातें अगर समझ आ जाती हैं तो ये सर्किट समझ में आ जाएंगे, इनमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, मेन इसमें पहले 3 समझ में आने जरूरी है। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं हम आर सर्किट के बारे में। ठीक, आर सर्किट इसमें एक रेजिस्टेंस है, एसी वोल्ट, एसी बैटरी है, आर का रेजिस्टेंस है। इसमें करंट चलेगा मान लो आई का, करंट क्या चलेगा आई का। इसमें एक वैल्यू मान के, करंट मान लो चाहे वोल्टेज मान लो, एक निकालना पड़ता है, एक मान लो एक निकाल लो। तो इसमें वोल्टेज होगी V इक्वल टू क्या हो जाएगी, V नोट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज हमने मान ली V नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट निकालना है। तो इसमें करंट चलेगा ऐसे, ये क्या होगा प्लस ये माइनस, इसमें प्लस ये माइनस। तो आप क्या लगा दोगे, अप्लाई KVL, KVL अप्लाई करो, अप्लाई KVL। तो KVL में करंट फ्लो करा दिया, साइन दे दिए। तो अब क्या करना है, सभी के क्रॉस क्या निकला है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस माइनस आई इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे V नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, V नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब V नोट बाई आर को I नोट भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। V नोट बाई आर को क्या बोलते हैं, I नोट भी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी। V नोट है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नोट है पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, ये तो कंसिडर कर ली। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो V इक्वल टू क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू क्या, I नोट साइन ओमेगा टी। तो दोनों क्या कर रही है, सेम ही फेज में लाई कर रही है। इसका भी जो फेज एंगल है वो क्या है, ओमेगा टी, इसका भी फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। सेकेंड बात ये ध्यान रखनी है आर सर्किट में, फेज डिफरेंस इन केस ऑफ आर सर्किट, फेज डिफरेंस हमेशा करंट और वोल्टेज के बीच का होगा। फेज डिफरेंस किसके बीच होगा, करंट और वोल्टेज के बीच। दोनों सेम फेज में लाई करिए, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, और दोनों एक साथ। जब करंट मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो ये अप्लायंसेस जैसा है, इनके अक्रॉस वोल्टेज कैसा, मतलब जैसे बैटरी है उसके एक साइड पे तो मैक्सिमम होता है, एक साइड पे पोलैरिटी चेंज होती है, प्लस माइनस। करंट तो या तो इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो डीसी बैटरी लगी होती है तो उस केस में आपने लगा दी बैटरी ऐसे तो करंट ऐसे चलेगा, आपने लगा दी बैटरी ऐसे तो करंट ऐसे चलेगा। बट इस केस में अपने आप ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है, एक बार करंट ऐसे चलता है, एक बार करंट ऐसे चलता है। तो इसके किस पे, तो पहले स्टार्टिंग बैटरी जोड़ी, यहाँ पे स्विच होगा, जैसे ही आप बंद करोगे करंट मैक्सिमम चलता है। अगर सिंपल आर सर्किट है तो करंट क्या चलता है, मैक्सिमम चलता है। तो उस केस में मैक्सिमम होगा T इक्वल टू 0 पे। फिर वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है तो इसमें करंट भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा।
तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो भी कम ज़्यादा होता है। अगर डीसी बैटरी लगी होती है तो मान लो वी नोड की बैटरी लगी है, अगर ऐसा है मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वी नोड की बैटरी लगी हुई है और करंट रेजिस्टेंस है, तो सीधा ही एकदम से करंट चलता रहेगा वी नोड बाई आर का, और ये कांस्टेंट करंट चलता रहता है, मैक्सिमम करंट चलता ही है। बट इस केस में जो करंट चलता है वो क्या होगा, पहले तो मैक्स बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि जो वोल्टेज है वो भी क्या होती है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होती है, फिर घटते घटते क्या हो जाती है जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो। तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होती है एसी में। एसी में वोल्टेज भी कम ज़्यादा होती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर वो मान लो कि अभी करंट नहीं चल रहा उसमें, तो फिर यहाँ पे करंट नहीं चल रहा तो यहाँ पे स्विच लगाओ, स्विच अभी ओपन है, फिर ऐसा बोलोगे। अगर आपने स्विच कंप्लीट कर दिया, सर्किट क्लोज लूप है तो करंट चली गई, स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो होएगा। करंट ही नहीं चल रहा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों होगा? तो करंट ही नहीं चल रहा है, तो करंट नहीं चल रहा है तो इसके V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V इक्वल टू ओम्स लो क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो उस केस में V इक्वल टू क्या हो गया आई आर। करंट की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। करंट की वैल्यू जीरो, रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं होता अगर उसमें से करंट नहीं जा रहा, तो वो एक सिंपल वायर की तरह होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना। ये समझाया गया था जब स्टार्टिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में बताया था कि करंट चलता क्यों है, तो उसमें बताया गया था रेजिस्टेंस क्या होता है, आयंस और एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के तो टकराते हैं, तो यानी कि स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो वो आयंस और एटम को ही उनका रेजिस्टेंस बोलेगा एक प्रकार से। तो वायर होगी तो उसमें वायर्स की में कॉपर की वायर है तो उसके कॉपर के आयंस और एटम होंगे, तो स्पीड क्या होती है कम ज़्यादा होती है। एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड, तो फिर एकदम से जीरो, फिर एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से जीरो, फिर स्पीड ज़्यादा, फिर एकदम से जीरो। तो इसलिए वो ऐसे जिग पाथ पे चलता है। तो स्पीड कम ज़्यादा होती है यानी कि लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, फिर दोबारा से गेन होती है, फिर लॉस होता है, तो वहाँ पे काइनेटिक यानी कि जूल हीटिंग का वायर गर्म होती है। अगर आपने स्विच बंद ही नहीं कर रखा तो एक क्या बन गया, एक स्विच बंद ही नहीं कर रखा तो अब उस केस में करंट कैसे चलेगी, तो इसका मतलब स्विच बंद रखो फैन चलता रहेगा। तो ये क्यों नहीं चलता, क्योंकि करंट ही नहीं चल रहा, तो करंट के बगैर ये कैसे चलेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो बल्ब लगा दिया आपने एक, तो बल्ब विदाउट करंट कैसे ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिया आपने, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सर पूरा डायग्राम बना होगा जिसमें एक मान लो फैन है, फैन अगर करंट चलाओगे पूरा लूप क्लोज लूप होगा तो ही फैन चलेगा, समझिए। अब तो इस केस में अगर स्विच ओपन ही बड़ा है तो करंट जाएगा कैसे, यहाँ से जाके फिर सीधा चले, मान लो चल भी पड़ा इसमें तो करंट चलेगा कितना ये बता दो। फिर जब लग चलेगा ही नहीं उस केस में, अगर क्लोज लूप नहीं है तो करंट नहीं चलता, ऐसा होता है। तो उस केस में यहाँ से क्लोज लूप है, क्लोज लूप ही नहीं है, यहाँ पे आपने स्विच लगा रखा है, स्विच अभी ओपन है, तो उस केस में इनकम्प्लीट हो गया, ये क्लोज नहीं बना तो करंट चलेगा क्यों, क्लोज लूप में ही करंट चलता है हमेशा, क्लोज लूप होना चाहिए करंट चलने के लिए। तो इसके अक्रॉस करंट ही नहीं चल रहा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई काम का ही नहीं है, करंट ही नहीं चल रहा, वायर गर्म ही नहीं होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मान लो चले, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके पास स्पीड ही नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी तो वो जीरो कैसे, चले ही नहीं जब। आगे समझ अब, और कोई डाउट। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इनके बीच, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होगा, जीरो, दोनों किस में लाई करेंगे, सेम फेज में लाई करते हैं। एक होती है इसमें पावर फैक्टर, ये क्या होता है इसमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक प्रकार से क्या होती है जूल हीटिंग। पावर फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस डेल्टा फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। पावर फैक्टर क्या होता है इसमें, कोस डेल्टा फाई, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव क्लास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस डेल्टा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होती है, एक प्रकार से जूल हीटिंग होती है, तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो पावर फैक्टर 1 होगा इन केस ऑफ आर सर्किट। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आर सर्किट के केस में 1 के इक्वल, कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी इन केस ऑफ आर सर्किट 1 होता है। एक प्रकार से जूल हीटिंग की, ये कितनी जूल हीटिंग कर रहा है, तो पावर फैक्टर मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। एक होती है एवरेज थर्मल पावर, पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी और तीसरी।
पावर फैक्टर इन केस ऑफ आर सर्किट, इसका फॉर्मूला होता है कोस डेल्टा फाई, इसकी वैल्यू होती है इन केस ऑफ आर सर्किट इज 1। ठीक है, एक होती है एवरेज थर्मल पावर, ये इसी सर्किट के लिए नहीं, हर एक सर्किट के लिए एवरेज थर्मल पावर का फॉर्मूला यही रहेगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई। इसमें जो यानी कि एवरेज थर्मल पावर, इसमें हमने पावर पढ़ी थी, क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर, क्या होती है आई वी इंटू आई, जब हमने डीसी वोल्टेज में किया, इसमें इंस्टेंटेनियस पावर वी इंटू आई होती है। तो यहाँ पे जो पावर एवरेज थर्मल पावर होती है एसी के केस में, यहाँ पे कोस डेल्टा फाई लग जाता है, क्योंकि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, तो इसका प्रूफ होता है बहुत लंबा, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको। तो एवरेज थर्मल पावर क्या होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई। तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एवरेज थर्मल पावर क्या हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस। एक बात ये याद रखनी है, फोर्थ, ठीक है, हर ये दोनों बातें, ये जितनी भी बातें इसमें हो रही हैं, ये हर एक सर्किट में आएंगी, ये सारी की सारी बातें, और इनके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, पावर फैक्टर होता है कोस डेल्टा फाई, और एवरेज थर्मल पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई। अब एवरेज थर्मल पावर ही कोस डेल्टा फाई पे डिपेंड करती है, तो पावर फैक्टर भी किस पे डिपेंड करेगा, कोस डेल्टा फाई पे। कोस इसमें आता है कि और डेरिवेशन के थ्रू समझाया जाता है कि v इक्वल टू होता है वी नोड साइन ओमेगा टी, आई क्या होता है आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल ऑफ डेल्टा फाई, कुछ भी मान लो प्लस माइनस, क्योंकि फेज डिफरेंस होता ही होता है इसमें, जनरल इक्वेशन है तो उस केस में। तो उन दोनों पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है वी डॉट आई, तो वहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, i की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको सोल्व करते हैं, इक्वेशंस भी लगती है उसमें, तो वहाँ पे उसको सोल्व करके ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, दो, हाँ, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है। यहाँ तक समझ आएगा। आर सर्किट में 4 बातें। फिफ्थ बात, एक होता है रिएक्टेंस। क्या होता है रिएक्टेंस? रिएक्टेंस एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि अगर हम डीसी पढ़ते हैं तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको वहाँ पे, बट यहाँ पे रिएक्टेंस बोलते हैं क्योंकि सी सर्किट भी आएगा। अगर वहाँ पे वो भी करंट का अपोज करता है, सी सर्किट भी, एल सर्किट भी, वो भी करंट का क्या करता है, अपोज करता है। बट अगर हमने रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर लिया तो वहाँ पे माइंड में आएगा कि सी सर्किट और एल सर्किट में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में जब एसी की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस का ही नाम होता है रिएक्टेंस। ठीक है, इसको एक्स आर से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स आर, इन केस ऑफ आर सर्किट में। आर सर्किट में किससे डिनोट करते हैं इसको? एक्स आर से। सिर्फ आर हाँ, आर सर्किट में एक्स आर, एल सर्किट में एक्सएल और सी सर्किट में एक्स सी। हाँ, तो उसके लगते हैं उसको रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इन केस ऑफ आर सर्किट ये बोल देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ये होती है वी नोड बाय में आई नोड। किसके इक्वल होती है? वी नोड बाय आई नोड, इसके इक्वल होती है। ठीक है, और वी नोड बाय आई नोड को क्या बोलते हैं आप? आर। वी नोड बाय, सॉरी, यहाँ पे होगी वी नोड बाय में आई नोड के इक्वल होती है। वी नोड बाय वी पीक या आई पीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी पीक बाय आई पीक। फॉर्मूला होता है इसका वी पीक बाय आई पीक, वी पीक बाय आई पीक। तो वी पीक की वैल्यू वी नोड, आई पीक की वैल्यू क्या है? वी नोड बाय आर, तो इसमें वी नोड बाय आर, तो वी नोड से वी नोड कैंसिल क्या हो जाएगी? आर। तो रिएक्टेंस इन केस ऑफ आर सर्किट क्या होता है? आर के इक्वल। ठीक है, एक प्रकार से रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पे अपोज रेजिस्टेंस ही है जो कि करंट का अपोज करेगा। ठीक है, बट इस केस में एसी की अगर बात आती है, अल्टरनेटिंग करंट की जब बात आती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ही नाम दे दिया रिएक्टेंस। ठीक है, एक होता है इसमें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से करंट और वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अगर पता लग गया, यानी कि आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लिखने की जरूरत नहीं है, आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है बाय फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है?
अब v इक्वल टू है v नॉट साइन ओमेगा टी, किसी t इक्वल टू 0 पे जो v की वैल्यू क्या होगी, v नॉट के इक्वल, v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v नॉट के इक्वल t की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 साइन 0 तो 0 होता है, 0 हो जाएगी। किसी जन t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगी, v इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास 0, तो यानी कि रेफरेंस लाइन पे ही होगी। इसी को एक वेक्टर ड्रॉ कर लो आप, और इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, v नोड के इक्वल, तो यहीं पे डिनोट करते हैं वी आर। वोल्टेज जो होती है t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो रेफरेंस पे ड्रॉ करते हैं वी आर को, ठीक है। और i इक्वल टू इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो तो v 0, तो इसको भी क्या करते हैं एक वेक्टर की तरह डिनोट करते हैं, और रेफरेंस लाइन पे दोनों ही सेम रेफरेंस लाइन पे, ये रेफरेंस लाइन है, दोनों 0 आ रही है t इक्वल टू 0 पे, तो यानी कि यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लिया वी आर, और यहाँ पे करंट भी क्या होगा आई नोड का, दोनों ही क्या है t इक्वल टू 0 पे 0, तो उनको एक वेक्टर मान लिया कि t इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू क्या है 0, तो रेफरेंस लाइन पे क्या कर दिया, उनको ड्रॉ कर दिया। तो इससे ये पता लगता है कि दोनों के बीच, करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, वो क्या है 0, तो इसलिए दोनों एक ही फेज पे लाई कर रहे हैं, एक रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ करा है। अगर यहाँ पे पुट करने के बाद t की वैल्यू 0 पुट करने के बाद अगर मान लो आ जाता π/4 होता, तो उस केस में फिर 0 नहीं होता, फिर उसको ऐसे इस रेफरेंस से एंगल हमेशा अगर ऐसे चलते हैं, हमेशा क्या चलेंगे, अगर प्लस में आया है तो एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव आता है तो क्लॉकवाइज, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रख लो कि हमेशा अगर प्लस आ रहा है, फेज डिफरेंस क्या आ रहा है प्लस में, प्लस π/2 आ रहा है, तो कैसे चलोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस में है तो क्लॉकवाइज। ये हर बुक में हर जगह लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों किस पे, रेफरेंस लाइन पे दोनों के बीच का फेज एंगल क्या है 0, तो उस केस में फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 है, तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। हर सर्किट में बनेगा, ये 6 बातें हैं आर सर्किट के लिए, ठीक है। अभी के भी याद कर लो। इसको वी नोट भी लिख सकते हो, वी आर भी लिख सकते हो। वी नोट यानी कि पी की वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये आई नोट। यानी कि इसको अगर समझाओगे तो मान लो ये कर लो कि v इक्वल टू क्या, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करो, फेज एंगल क्या हो जाएगा 0, तो उसकी और वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होती है v नॉट, तो v नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर को। t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज का फेज एंगल 0 है, वोल्टेज का फेज एंगल क्या है 0, इसलिए फेजर डायग्राम है। वोल्टेज और करंट के बीच आपको फेज एंगल बता सकता है। फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ कर रखा है तो आप ये बता सकते हो कि वोल्टेज आगे की करंट आगे है, उनके बीच फेज एंगल कितना है। तो इस केस में इसमें v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा थी, t की वैल्यू 0 पुट करो तो फेज एंगल क्या हो जाएगा 0, और v की पीक वैल्यू क्या है v नोट, तो v नोट किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। वो आपने ड्रॉ कर लिया किस पे, रेफरेंस पे, क्योंकि फेज एंगल इसका 0 था। ऐसे ही i इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो t की वैल्यू 0 पुट करो तो इसका भी फेज एंगल क्या हो गया 0, t इक्वल टू 0 पे फेज एंगल 0, और इसकी पीक वैल्यू क्या है आई नोट, तो वो आई नोट किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक वेक्टर को, इसलिए रेफरेंस भी बना दिया क्योंकि इनिशियल फेज एंगल क्या है, दोनों का 0 है। इनिशियल फेज एंगल यानी कि t इक्वल टू 0 पे दोनों का फेज एंगल क्या है
तो इसलिए इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। इससे अगर ऐसा लिखा रखा है तो आप ये बता सकते हो कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में लाई कर रहे हैं, दोनों के फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 तो आपने ये पता लग गया कि पावर फैक्टर भी क्या होगा 1 के इक्वल cos 0 डिग्री 1 होता है तो पावर फैक्टर 1। इससे ये पता लग गया कि एवरेज थर्मल पावर फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई 0, डेल्टा फाई की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगी VRMS IRMS। ठीक है, तो इससे फेजर डायग्राम से भी सारी बातें बताई जा सकती है। एनी डाउट? सुन लो, आप बता दो मेरे को पावर फैक्टर इन केस ऑफ आर सर्किट। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर वो एवरेज रेट ऑफ जूल हीटिंग बोले और एवरेज थर्मल पावर बोले, वो है VRMS IRMS cos डेल्टा फाई। पावर फैक्टर भी जूल हीटिंग है, ये है रेट ऑफ जूल हीटिंग। ठीक है, आपको बताना रिएक्टेंस क्या होगा आर सर्किट का, आप बता दो मेरे को। एवरेज थर्मल पावर, ठीक है। करंट की इक्वेशन, करंट एज ए फंक्शन ऑफ आई नोड क्या है, फेज डिफरेंस क्या होता है इनके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है, अब इसमें लो सी सर्किट के बारे में। हाँ, और ये 6 अगर समझ में आ गई कि है क्या और ये याद होगी तो इसका मतलब आगे के सर्किट भी अपने आप कर सकते हो आप। ठीक है, किसमें, इसमें वो अलग हैं, वो अब तक जितना पढ़ रहे थे वो डीसी पे पढ़ रहे थे, ये एसी पे हैं। एसी जब है तो हाँ हाँ हाँ, कैपेसिटेंस दे रखा है सी का, इसकी V इक्वल टू क्या होगा, V नोट साइन ओमेगा टी, या मान लो इसका मान के क्या निकालेंगे, करंट। ठीक है, KVL अप्लाई करो, इसमें एक कैपेसिटर है और एसी बैटरी लगी हुई है, इसकी वैल्यू है V नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q बाई सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, Q बाई सी, तो माइनस Q बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से Q बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, C V नोट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास चार्ज आया, हमें करंट चाहिए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए। ये था वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हमारे पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आया है। हमें क्या चाहिए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्या आता है, dq बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी d बाई डी टी इंटू में सी वी नोड साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू हो जाएगा सी वी नोड साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा, क्या आ जाएगी। तो I इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा, क्या कह रहे हो, देखो पहले सी वी नोट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन थीटा, ओमेगा टी को थीटा मान लो, साइन थीटा का कोस थीटा। अब ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होता। ये बताओ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में 1। कोस ओमेगा टी, इसको लिखो ओमेगा सी वी नोड कोस ओमेगा टी, बट हमें साइन की टर्म्स में चाहिए, हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, साइन की। तो I इक्वल टू होगा, दोनों साइन की टर्म में होंगे, V वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ही आप फेज डिफरेंस बता सकते हो, और दोनों अलग अलग में होंगे तो नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों सेम साइन की टर्म्स में लेके आओगे आप। हाँ, तो इसमें ऐड करोगे ना तो V नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
ये होगा साइन में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। ये आ गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, पहली आगे समझिए। पहले चार्ज निकल गया बाई केवीएल, चार्ज निकाल के आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट। तो आपके पास क्या आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये कोस के टर्म्स में आया था, आपने किस में टर्न कर लिया, अगर कोस थीटा है तो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करने तो क्या कर देते हैं, 90 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच। दूसरी बात डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, ठीक है। और इसमें करंट आगे है किससे, वोल्टेज से, हाँ करंट आगे है वोल्टेज से। करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, ठीक है। थर्ड बात, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कोस डेल्टा फाई और पाई बाय 2 कोस 5 पाई बाय 2 कोस 90 डिग्री 0, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। पावर फैक्टर एवरेज थर्मल पावर, ये भी 0, एवरेज थर्मल पावर VRMS IRMS इंटू कोस डेल्टा फाइव, तो कोस डेल्टा फाइव 0, तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। ये फोर्थ बात। ठीक है। फिफ्थ बात, रिएक्टेंस XC, यह आ जाएगा आपके पास V नोड बाय में I नोड, V पीक बाय I पीक। तो V पीक की वैल्यू क्या है V नोड, और I पीक की वैल्यू क्या है V नोड ओमेगा C। ये पूरा ही I पीक है, ठीक है, ओमेगा C V नोड। तो V नोड से V नोड कैंसिल किया गया 1 बाय ओमेगा C। रिएक्टेंस इन केस ऑफ C सर्किट क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, 1 बाय ओमेगा C होता है। इस पे क्वेश्चन से आते हैं। और इसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा 0, वोल्टेज का 0, वोल्टेज का 0 हो जाएगा। और इसकी पीक वैल्यू क्या है V नोड, यही एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, तो यानी कि यहीं पे ड्रॉ कर दो इसको V नोड रेफरेंस पे। और इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो तो फेज एंगल क्या हो जाएगा इसका पाई बाय 2 ही फेज एंगल क्या हो जाएगा। ये पूरा जो होता है ये होता है फेज एंगल। तो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0, तो कितना आ गया पाई बाय 2, यानी कि ये क्या होगा रेफरेंस है, इसको रेफरेंस माना है, तो क्या हो जाएगा रेफरेंस से क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे पॉजिटिव, हमेशा ऐसे चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर नोट करोगे आई नोट, तो आ जाएगा पाई बाय 2 का। दोनों के बीच फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2 का। और करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, या फिर ये बोल दो वोल्टेज लैग द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। वोल्टेज पीछे होगी, करंट आगे। ये थी छठी बात, अभी की अभी याद करना। इसका दूसरा नाम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हो इसको, XC को। क्या कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस,
सी सर्किट हाँ, आर सर्किट में तो रिएक्टेंस ही बोलते हैं। आर सर्किट में रिएक्टेंस, इसमें कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोल दो, अकेला रिएक्टेंस बोल दो, तो पता ही लग जाएगा आर सर्किट है, सी सर्किट है। रिएक्टेंस की बात आगे, कई बार ये होता है कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस पता नहीं अलग चीज़ होगी, यही सोचोगे आप, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। रिएक्टेंस बोल दो या फिर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोल दो। सेम ऐसा फ्रिक्शन में भी होता है कि मान लो उसमें बोल दिया कंफर्टेबल रेस्ट, कि लो कंफर्टेबल फ्रिक्शन लग रहा है, और उसको वही बोल दिया एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का मतलब होता ही सेम है, मतलब लगभग जो उसका होता है वही उसकी होती है बात। ठीक है, तो सेम यहाँ पे चाहे इसको रिएक्टेंस बोल दो, एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोल दो। गया? आप बता दो मेरे को, आई करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, दूसरा बता दो मेरे को एवरेज थर्मल पावर। आप बता दो मेरे को पावर फैक्टर, रिएक्टेंस। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? यानी कि सेम ऐसे इक्वेशन लिख रखी हो, मान लो ये वी की और ये करंट की इक्वेशन लिख रखी हो, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, और ये करंट की लिख रखी है, तो आप इसमें ही बता सकते हो कि कौन सा आ गया है। ठीक है, जो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे इक्वेशन लिख दी, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो आप बता सकते हो कि वोल्टेज आगे की करंट आगे, फेज डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का। इसमें अगर पूछ लिया फेज डिफरेंस, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज, तो क्या आ जाएगा 0, ओमेगा टी के इक्वल, 0 नहीं ओमेगा टी, और फेज एंगल ऑफ करंट का क्या होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा पाई बाय 2। ठीक है, एनी डाउट? देखो एल सर्किट, एल होता है इंडक्टर, इसमें करंट मान के वोल्टेज निकालते हैं, इजी रहता है। अगर वोल्टेज मान के करंट निकालते हैं तो थोड़ा स्टेप 2-4 और बढ़ जाते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें करंट मान लो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोड साइन ओमेगा टी। एल सर्किट में, सी सर्किट और आर सर्किट में तो वोल्टेज मान के करंट निकाल लो, ईजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या करते हैं, करंट मान के वोल्टेज निकालते हैं। अगर वोल्टेज मान के करंट निकालते हैं थोड़ा सा 2-3 स्टेप और बढ़ जाते हैं इसके निकालने में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसमें बैटरी लग जाती है, अपोजिंग बैटरी लगेगी। करंट अगर ऐसे चला तो इस केस में क्या लग जाएगी, अपोजिंग बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये करंट इधर चलाती है, अपोज करती है। तो इसमें केवीएल लगाओ आप, तो केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगी, इसके मान लो क्या है, इसके क्रॉस वी है, क्या मान लिया हमने वी, तो क्या आ जाएगा वी, इसमें हमने साइन ओमेगा की टर्म निकाली, किस में, जैसे हम पहले वी नॉट साइन ओमेगा टी मान, इसमें निकालना है। इसमें अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी मान लेते हैं इसका, तो उस केस में करंट निकालना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टेप बढ़ जाते हैं 2-4। और उनमें हमें पता थी वोल्टेज उनमें माननी थी वी इक्वल टू वी नोट। जो एसी के सर्किट के केस में जो वोल्टेज होती है वो जनरल इक्वेशन होती है वोल्टेज की, वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने उसमें क्या मान लिया, वोल्टेज मान ली उसकी कि वी नोट साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, क्योंकि वो उस केस में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है वी नोट होती है, और वो बढ़ती और घटती है किस तरीके से, जो साइन का ग्राफ होता है उसी तरीके से। एक साइकिल कंप्लीट होती है तो मैक्सिमम होगी, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। जिस तरीके से साइन का ग्राफ होता है उसी तरीके से बढ़ती है, पोलैरिटी चेंज होती है। तो उसमें एक मानते हैं दूसरा निकालते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग बोला था कि वोल्टेज की इक्वेशन मानो करंट निकालो, या करंट की मानो वोल्टेज निकाल लो। तो उसमें वोल्टेज की मान के करंट निकालना ईजी था, इसमें वोल्टेज मान के वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ईजी नहीं होता। ठीक, तो ये v माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो v माइनस एल, आई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, आई नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो इस केस में v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एल बाई में डी टी इंटू वी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी
तो V इक्वल टू L कॉन्स्टेंट है, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई नोट साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा L आई नोड कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा L आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगी वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और इसकी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ओमेगा L आई नोड, ये क्या है V पीक, ओमेगा L आई नोड क्या है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो साइन के आगे लिखा होता है वो पीक वैल्यू होती है, ठीक है। एनी डाउट? तो यहाँ से आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। पहली बात तो ये याद रखनी है ओमेगा L आई नोड साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास पाई बाय 2, ये हो जाएगी दूसरी बात। थर्ड, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होता है कोस डेल्टा फाई, तो अभी क्या आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल, कोस 90 0 होता है। एवरेज थर्मल पावर पी एवरेज ये होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई, तो कोस डेल्टा फाई पाई बाई 2 तो 0, तो एवरेज थर्मल पावर भी क्या हो जाएगी 0। फिफ्थ है रिएक्टेंस एक्सएल, या फिर इंडक्टिव इंडक्टिव कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोलते थे, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दो चाहे, ठीक है। एक्सएल ये हो जाएगी वी पीक बाय आई पीक, तो वी पीक ओमेगा एल आई नोड डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो ओमेगा एल। रिएक्टेंस इन केस ऑफ एल सर्किट क्या हो जाएगा ओमेगा एल के इक्वल। फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो इस केस में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी में फेज एंगल निकालना है, तो इसका टी इक्वल टू 0 पे 0 पुट करोगे टी की वैल्यू, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा 0, तो आई और इसकी पीक वैल्यू आई नोड होती है, तो इसको रेफरेंस पे ड्रॉ कर दो आई नोड, और इसमें टी इक्वल टू 0 डालोगे फेज एंगल में तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये क्या होगी इधर ड्रॉ करोगे वी नोड का, तो क्या डिफरेंस इन दोनों में पाई बाय 2, ये वी एल। एनी डाउट? तो इस केस में करंट क्या वोल्टेज क्या करती है लीड करती है करंट को बाय फेज एंगल पाई बाय 2, ठीक है। यानी कि करंट आर सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। सी सर्किट के केस में करंट वोल्टेज क्या करंट क्या करता है लीड करता है वोल्टेज से 5 फेज एंगल पाई बाय 2, और एल सर्किट में वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने एंगल से पाई बाय 2 से। मतलब मैम इसमें वोल्टेज पहले आएगी और करंट। हाँ, इसमें पहले हम करंट मानते हैं फिर वोल्टेज निकालते हैं, करंट मान के वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। आर सर्किट और सी सर्किट में पहले वोल्टेज मान के करंट निकालते हैं, ठीक है। फिर भी वही आंसर आते हैं, वोल्टेज मान के करंट निकालोगे तो आंसर यही के यही आते हैं फिर से भी, पर उस केस में स्टेप 2-4 बढ़ जाते हैं। ये नहीं होता कि वोल्टेज मान के करंट निकालोगे तो आंसर चेंज हो जाएंगे, नहीं चेंज नहीं होते। एनी डाउट? याद कर लो इनको। हो गया?
पूछ लो। अब बता दो मेरे को, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओमेगा ln cos ओमेगा t plus पाई बाई टू। कोस कहाँ से आ गया? साइन है, पाई बाई 2 भी कर दिया और कोस में भी है, जो सही हो गया। मैंने सुन लिया, मतलब कोस याद कर लेते आप। रिएक्टेंस, हाँ बता दो मेरे को, एवरेज थर्मल पावर और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और इसमें वोल्टेज लीड करती है कि करंट, कितने फेज एंगल से? ठीक है, ये कल भी पूछी जाएंगी सारी की सारी बातें, ठीक है। इसमें एक बात और देख लो, मान लो कि 3 सर्किट पढ़ा है मैंने, आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट। इसमें हमने रिएक्टेंस जो पढ़ा, एक्स आर जो था वो क्या था? वी पीक बाय आई पीक। यानी कि इस केस में इसको एक्स आर को लिखो आप वी नोड आर डिवाइड बाय में आई नोड। इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो उस टाइम करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? आई नोड के इक्वल। तो यहाँ पे वी नोड आर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? आई नोड एक्स आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नोड आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा तो उस टाइम में करंट भी मैक्सिमम होगा आई नोड का, तो उस केस में वी नोड आर की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आई नोड एक्स आर। ठीक है। सेम सी सर्किट में एक्स सी जो था वो किसके इक्वल था? वी पीक बाय आई पीक, तो यानी कि वी नोड एल डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? आई नोड। तो यहाँ से वी नोड सी ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई नोड एक्स सी के इक्वल। और एक्स सी की वैल्यू क्या थी? 1 बाई ओमेगा सी, तो आई नोड बाई ओमेगा सी। सेम इसमें कि एक्स एल जो होगा वो क्या था? वी नोड एल डिवाइड बाय में आई नोड, तो यहाँ पे वी नोड एल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? आई नोड एक्स एल के इक्वल। ये बातें भी याद रखनी है इसमें, ठीक है। यानी कि कहीं पे वी नोड एल है तो आपको उसको रिप्लेस कर सकते हो आई नोड एक्स एल से। आगे के सर्किट्स में ये बातें यूज होंगी, ठीक है। ये 3 सर्किट, इसकी डीपी भी मिलेगी आपको, तीनों सर्किट्स की मिली है, कल ले ली थी आप, तो उसको सोल्व कर लेना। अब वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करना, उसको ना होगी तो कल पहले वही करवा देंगे मैं, ठीक है। मैम ये जो 21 22 वाले लिखने पे ये इन दोनों क्लासेस हाँ, इन इस क्लासेस के लिए ही है बस, जो आपको बी मिली है। उसमें आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट के अलावा अगर मान लो कंबाइन दे रखा है तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है।